ताकि उसकी सुनवाई हो सके कहीं। शुक्रिया मनोज जिस जानकारी के लिए। नोएडा चलेंगे इस खबर के बाद, हरदोई की खबर के बाद। नोएडा में चोर लगातार पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। चोरों ने एटीएम बूथ को अपना निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए से भरी एटीएम मशीन उखाड़ ले गए। मशीन ना तोड़ पाने पर मशीन को उठाकर ले गए। एटीएम पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। सीसीटीवी कैमरे में एटीएम के खराब होने की खबरें भी साफ देख सकते हैं। राहगीरों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। एटीएम में बताया जा रहा है कि लाखों रुपए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। यह नोएडा के सेक्टर 24 का मामला है। इधर आगरा में प्रोफेसर के भाई को गोली मार दी गई है। पैर में गोली लगी है, अस्पताल में एडमिट है। 28 जून को प्रोफेसर को गोली मारी थी और उसके बाद अब खबर आ रही कि प्रोफेसर के भाई को गोली मार दी गई है, जिनका नाम हरिशंकर है। जांच में पुलिस जुटी है। यह टेढ़ी बगिया क्षेत्र की घटना है। पहले 28 जून को प्रोफेसर को गोली मारी गई और उसके बाद आज प्रोफेसर के भाई हरिशंकर को गोली मारी गई। पैर में गोली लगी है। प्रोफेसर का भाई हरिशंकर अस्पताल में एडमिट है। 28 जून को प्रोफेसर को गोली मारी गई। अनुपम इस वक्त फोन लाइन पे है। अनुपम, प्रोफेसर के परिवार को टारगेट किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं? पुलिस की जांच पड़ताल अब तक कहां पहुंची? 28 जून से लेकर आज तक, चूंकि आज भी प्रोफेसर के भाई को गोली मारी गई है। देखिए, जिस तरह से प्रोफेसर को गोली मारी गई थी और उसके बाद पुलिस ने खुलासा किया था, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि पैसे का जो विवाद है वो प्रोफेसर के भाई हरिशंकर से ही है। लेकिन बदमाशों ने हमला जो किया था वो प्रोफेसर पर किया था, क्योंकि वो बार बार प्रोफेसर की ताकत का हौस दिया करता था। इस बात का उन लोगों को डर था, इसीलिए प्रोफेसर पर हमला किया था। आज जो हमला किया है वो उसके भाई पर किया है, जिससे उनका ऑलरेडी पहले से ही पैसे को देन लेन को ले विवाद है। वो अपने दोस्त की फैक्ट्री में बैठा हुआ था, वहां पर 2 बदमाश आते हैं और 3 गोली उसके पैर में मारी है और इस समय वो गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल जिन लोगों ने हमला किया है उनकी तलाश जारी है। जी शुक्रिया अनुपम इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए। यानी पूरा विवाद प्रोफेसर के भाई से ही था। इन लोगों ने दहशत फैलाने के लिए पहले प्रोफेसर को निशाना बनाया। 28 जून को प्रोफेसर के पैर में गोली मारी और अब प्रोफेसर के भाई को निशाना बनाया। प्रोफेसर के भाई के पैर में 3 गोली मारी गई है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पूरा विवाद पैसों के लेन देन को लेकर था। खबर अमरोहा से है। डॉक्टर के अपहरण के मामले में 40 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। डॉक्टर किडनैपर्स का पुलिस पता नहीं लगा पाई है। बेटी ने किडनैपर्स की गाड़ी का फोटो भी ले लिया, यानी किडनैपर्स किस गाड़ी से डॉक्टर को ले गए थे ये डॉक्टर की बेटी ने फोटो ले लिया है, यानी सबूत है। लेकिन फिर भी पुलिस नहीं पहुंच पाई। आगे की जानकारी हमारे संवाददाता प्रबल प्रभाकर आपको देंगे। बिल्कुल जिस तरीके से जहां पर ये पूरा मामला थाना देहात के कैलसा का है, मात्र चौकी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर लगभग मंगलवार की रात को यह अपहरण हुआ था। तब से लेकर अब तक 50 घंटे से भी अब तक समय हो चुका है, जहां पर उसके बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। ना तो अपहरणकर्ताओं का पता है और ना ही ये डॉक्टर का। लेकिन जो लड़की की सूझबूझ के चलते वहां पर जो अपहरणकर्ताओं की गाड़ी का भी फोटो ले लिया गया था, उसके बाद भी पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में नाकाम साबित हो रही है। सबसे बड़ी बात राहुल इसमें यह है कि जो किडनैपर्स आए थे उनमें से एक जो था वो पुलिस की ड्रेस पहने हुए था, लेकिन बावजूद अभी तक उस किडनैपर्स का पता नहीं लग पाया है। शुक्रिया जानकारी के लिए प्रबल प्रभाकर। यानी अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है किडनैपर्स के पास तक और ना ही कोई सुराग उनके पास है। जो डॉक्टर की लड़की के पास सुराग था, बस उतना ही सुराग है। आगे बढ़ते हैं। इस खबर के बाद ग्रेटर नोएडा से खबर है। सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में एसआईटी की टीम सुदीक्षा भाटी के घर पहुंची थी। सुदीक्षा भाटी के परिवार से पूछताछ की पुलिस ने। परिवार के कई लोगों से पूछताछ की गई है। बुलंदशहर सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई थी। परिवार वालों ने मंचलों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अमेठी में मुंशीगंज थाना क्षेत्र के ममता स्टील फैक्ट्री के पास घात लगाकर बैठे हमलावरों ने रिटायर्ड शिक्षकों को लाठी डंडे और लोहे की राड से पीट कर लहूलुहान कर दिया।
शिवराज, किस बात को, शिव सरोज इस वक्त हमारे साथ हैं। शिव सरोज, किस बात को लेकर विवाद था? ये सेना में शिक्षक विद्याधर शुक्ला और उनके चचेरे भाई एक साथ मुंसेगंज की तरफ जा रहे थे कि मुंसेगंज ममता स्टील फैक्ट्री के पास कुछ घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात बदमाशों ने इन दोनों पर हमला कर देते हैं और ये लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसको ग्राम सूचना पहुंचती है। पुलिस ने घायलों को संजय गांधी निजी हॉस्पिटल लाते हैं, जहाँ पर उसका इलाज होता है। इलाज के दौरान वो गंभीर अवस्था में घायल लेते हैं, जिनको जिला अस्पताल रेफर कर देता है। पुलिस का कहना है मामले की जाँच की जा रही है, जो भी साक्ष्य में सामने किए जाए। शुक्रिया शिव सरोज, इस जानकारी के लिए आपका। अज्ञात हमलावरों ने यह हमला किया है, अब तक इनके बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हाल ही में इनको आपने देखा जब ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शिलान्यास में शामिल हुए थे। नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया। नृत्य गोपाल दास इस समय मथुरा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास, उनके समर्थकों और मथुरा के जिलाधिकारी से भी बात की। हल्की ब्रेथलेस टाइप की समस्या थी सांस में, तो ऑक्सीजन लेवल भी महाराज जी का इस समय सैचुरेटेड है। कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। और कोरोना भी टेस्ट कराया गया एंटीजन का, तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षण की वो खबर ले रहे हैं और उन्होंने 3-4 बार फोन करके ये निर्देश दिए हैं कि महाराज जी के बेहतर चेकअप के लिए और बेहतर इलाज के लिए उनको तुरंत मेदांता में शिफ्ट कराया जाए, जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा के स्टेशन रोड स्थित श्री राम मंदिर पर, जहाँ महंत नृत्य गोपाल दास जी अपने आश्रम में रहते हैं। और यहाँ 10 तारीख को आए थे, 10 से लेकर के आज यहाँ अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और नृत्य गोपाल दास जी को आश्रम में रखा गया, जहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें आ गई हैं। और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो डीएम से वार्ता हुई है उसके हिसाब से उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मुख्यमंत्री के आदेश पर उनको मेदांता हॉस्पिटल एडमिट कराया जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये एम्बुलेंस जो आई है उस एम्बुलेंस के मार्फत के माध्यम से इनको मेदांता अस्पताल को जो गुड़गांव स्थित है वहाँ ले जाया जाएगा और गुड़गांव में जाकर के बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी सहित जो जिले के आला अफसर हैं मौके पर आ गए हैं। कैमरामैन निर्मल के साथ मोहन शर्मा, भारत समाचार। यानी गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में नृत्य गोपाल दास को एडमिट कराया जाएगा। प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जल भराव हो गया है। मूसलाधार बारिश से हुए जल भराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको 5 अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं। कानपुर, बागपत, मऊ, उन्नाव और ये बाराबंकी की तस्वीरें हैं। मऊ में मोहम्मदाबाद में राजकीय पशु चिकित्सालय केंद्र का हाल तो इतना बदहाल है कि दूर दराज गांव क्षेत्र से आने वाले पशु मालिक अपने पशुओं को भी वहां ले जाने से कतराने लगे हैं। हमारा जैसे राजकीय पशु चिकित्सालय प्रातः 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपातकालीन सेवा से लेकर प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। प्रातः 8 बजे पहुंचने के बाद जो यहाँ पे स्थिति देखने को मिली, मुझे अत्यंत खेदजनक और दुख है कि कहते हैं पशु सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि यहाँ पे पशुपालक जब इस पशु चिकित्सालय पे पहुँच ही नहीं पाएंगे तो वो हम पशुपालकों का क्या सेवा प्रदान करेंगे। इसके पूर्व में भी मैंने लिखित में यहाँ के उच्चाधिकारी महोदय को अवगत कराया है, लेकिन उक्त तिथि तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। समस्या जैसे पानी थोड़ा सा पड़ता है, बस पानी पड़ने के बाद भी सारा पानी अंदर घुस जाता है। तो ये पशु सदन के पीछे आप लोग का क्या है? ये हम लोग यहीं रहते हैं। अच्छा। कल रात से ही पानी है। पानी की समस्या है, पानी थोड़ा भी बारिश होता है पानी भर जाता है, घुटने भर पानी में हम लोग आते जाते हैं। पशुओं को आने में कानपुर में तेज बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। कानपुर जिले में जगह जगह पानी भर गया है। 10 करोड़ खर्च करके सफाई कराई गई थी। नालियों की करोड़ों खर्च करके सफाई कराई गई थी।
कानपुर में देर रात हुई बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। बड़े बड़े दावे भरने वाली निगम की पूरी पोल खुल गई है। आपको बताना चाहेंगे कि कानपुर में 10 करोड़ का टेंडर हुआ था निकासी के लिए, बड़ी नाली और नालियों की सफाई के लिए, लेकिन नज़ारा आपके सामने कितना पानी भरा हुआ है। रात में बारिश हुई है जिसके बाद लोगों के घरों में पानी भर गया और लगातार लोगों को आने जाने की बड़ी समस्या हो रही है। कानपुर नगर निगम के द्वारा 10 करोड़ रुपए का प्राइवेट टेंडर GTN कंपनी को दिया गया था, लेकिन नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के चलते पूरा पैसा सही उपयोग ना होके उसका भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया और बंटवारा बन गया, जिसका नज़ारा आप खुद देख रहे हैं। बरसात का नज़ारा है कि घुटने तक पानी भरा हुआ है इस समय, और जो लोगों का आम जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है। आने जाने वालों को बड़ी समस्याओं का सामना कर पड़ रहा है। लगातार नगर निगम के द्वारा ये कोशिशें की जा रही थी, बड़े वादे किए जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे कि इस बार बरसात में कानपुर में पानी भराव नहीं होगा, लेकिन जो 10 करोड़ रुपए का टेंडर था उसका किस प्रकार से बदर बाट हुआ है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। कानपुर से रवि दास, युवराज साहू, भारत समाचार। कल्याणपुर में बारिश से दुकानों में पानी भर गया है, दुकानें तालाब बन गई हैं, लाखों का सामान बर्बाद हो गया है। सड़क जाम कर नगर निगम मुर्दाबाद के इन लोगों ने नारे लगाए हैं। घंटों से व्यापारी सड़क पर जाम लगाए हुए हैं, गाड़ियों को सड़क पर करके जाम लगाया है। कमोबेश यही स्थिति और यही हाल फर्रुखाबाद का है। देर रात से लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नगर पालिका की पोल खुल गई है। पूरे शहर में जल भराव की स्थिति है, जगह जगह 3 से 4 फीट पानी भर गया है। नगर पालिका ने नहीं कराई थी नालों की सफाई, इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। और ये उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले की तस्वीर यही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिले बागपत में चलते हैं। मूसलाधार बारिश से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनपद में कई जगह जलभराव की समस्या है। बाड़ौद, बागपत, खेखड़ा, छपरौली में जलभराव है। जलभराव की समस्या के चलते लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, और ये भी है कि कई जगहों पर तो बिजली भी नहीं। बारिश ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया है। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर बैलगाड़ी चली। ये तस्वीर दिल्ली के तुगलकाबाद के अंडर ब्रिज की है, जहां जल भराव को करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। अचानक बैलगाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और एक एक करके ये लोग पानी में गिरे। अगर आप इस तस्वीर को देखने के बाद हंस रहे हो तो नगर पालिका पर हंसिए, वहां के DMC पर हंसिए। ये देखिए दिल्ली की एक और तस्वीर है। दिल्ली में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कई जगहों पर जलभराव से DTC की बसों में पानी घुस गया। बस में बैठी सवारियां पानी की मार झेल रही है। अब बाराबंकी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तहसील प्रशासन की लापरवाही उजागर हो गई है। नाव व्यवस्था न होने के चलते लोग परेशान हैं। ग्रामीण गहरे पानी से होकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाने को मजबूर है। जोखिम उठाकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चौधरीपुरवा, गायघाट, बबुरिया, माधोपुरवा, ये सब कुछ जलमग्न है। और अब तस्वीर देख रहे हैं सीतापुर की। बाढ़ के चलते ग्रामीण लगातार पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। बाढ़ से करीब 25 से ज्यादा गांव के लोग पलायन कर गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 25 से ज्यादा, बल्कि संख्या है कि तकरीबन खबर है कि 50 गांव लोग पलायन कर रहे हैं। जिला प्रशासन लोगों से लगातार अपील भी कर रहा है। और एक बार फिर से आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज झमाझम बारिश हो रही है। बारिश आज तड़के हो रही है। कई इलाकों में जलभराव हो गया है। जहां पालम एयरपोर्ट रोड पर जलभराव देखने को, तो वहीं धौला कुआं इलाके में भी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों की तस्वीर बदली है। कई इलाकों में जल भराव जैसी समस्या है, जिसको आप देख भी रहे हैं। हल्की बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों की तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। कल देर रात से हो रही दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की समस्या हो गई, तो सड़कों पर ट्रैफिक लंबा जाम लग गया। इस वक्त मौजूद है एक ऐसे ही चौराहे पे, ये ITO का चौराहा है जो दिल्ली को कनेक्ट करता है। आप देख सकते हैं कि रेड लाइट पर कितनी जो गाड़ियां है और लंबा जाम
कहीं ना रेड लाइट पर लगा हुआ है। ऐसी तस्वीर दिल्ली के तमाम चौराहों से निकल कर आ रही है, तमाम सड़कों से निकल कर आ रही है। हालांकि ITO चौक पर जल भराव जैसी समस्या नहीं है, पर यह कहा जाए कि दिल्ली के कई मुख्य मार्ग है जहां पर जल भराव जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और लगातार जिस तरह से बारिश कल देर रात से हो रही है, उसके बाद समस्या लगातार दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलती है। जल भराव की बात करें या फिर ट्रैफिक जाम की बात करें, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो MCD के ऊपर आरोप लगाती है कि MCD की वजह से कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या होती है, MCD इस पर देखरेख नहीं करता। MCD सरकार के ऊपर सवाल खड़े करती है, केजरीवाल सरकार के ऊपर कि फंड नहीं दिया जाता। तो इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं अगर कोई है तो दिल्ली की जनता है। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। राज्यसभा सीट के लिए भाजपा के उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। जयप्रकाश ने पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि हमारी जीत होगी और योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। अपने नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं पोटसप प्रणाम करता हूं। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी इस देश की सर्वोच्च सदन में भेजने के लिए नामित किया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो निचले पौधान से लेकर के सबके लिए जो कार्य करने का काम किया है, सबके हितों की रक्षा के जो काम कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। हम सब उसमें एक कड़ी होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया तो बीजेपी के पूर्व सहयोगी दल रहे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीजेपी चुनावों के दौरान हम जैसे दलों से सहयोग लेकर जीत हासिल करती है, फिर काम निकल जाता है तो वो निकल जाती है। सुभाषपा कभी बीजेपी का घटक दल हुआ करता था, आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आज बीजेपी ने एक नया दांव खेला है और जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए नामांकन करवाया, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी यूज एंड थ्रो ये कहती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा जाति की राजनीति करने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। जब वोट की जरूरत होती है तब जिनके पास वोट है उनको इकट्ठा करके, उनको समझा करके कि हमारे पास आओ, हम आपके समाज को हिस्सा देंगे। उदाहरण मैं खुद हूं और समाज के लोग हैं जो चाहे वो 14 का चुनाव रहा हो, चाहे 17 का चुनाव रहा हो, चाहे 19 का चुनाव रहा हो, जब ये चुनाव जीत जाते हैं हमारे जैसे लोगों के सहारे, तो जीतने के बाद जब शिक्षा की बात होती है, तकनीकी शिक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, नौकरी की बात होती है, सामाजिक न्याय समिति जो पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण है उसमें जिनको हिस्सा नहीं मिला है उसको बंटवारे की बात आती है। मैं सत्ता में था तो जब दबाव बनाया तो आपने देखा कि 2 बार अमित शाह जी और लखनऊ आए, योगी जी से हमारा समझौता हुआ। फिर उसके बाद समझौते में तय हुआ कि एक राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी जाए, जो रिपोर्ट है वो पुरानी है। तो कमेटी भी बन गई, कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दिया, उसको लेकर के फिर हमारा उनसे तकरार हुआ कि भाई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए तो नाई का, गोंड का, पाल का, अर्कबंसी का, बियार का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, निषाद का, केवट का, राजभर का, चौहान का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, ये जो जातियों के लोग सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसील, लेखपाल नहीं बन पाते हैं तो इनको भी हिस्सेदारी मिलने लगेगी। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भागीदार संकल्प मोर्चा इस पूरी समाज की जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभा रही है, लेकिन बीजेपी उन तमाम वादों को भूल चुकी है जिनको लेकर के वो विधानसभा चुनाव जीत कर आई थी। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। खबर लखनऊ से। स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन मामले में स्टेट हेड यूपी EESL को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर LNT को सस्पेंड किया गया है। कनेक्शन कटने के मामले में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गलत तरीके से स्मार्ट मीटर कनेक्शन काटे गए, उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटने पर कार्रवाई हुई। डायरेक्टर EESL वेंकटेश द्विवेदी ने भी इसकी जानकारी दी है। आदेश सक्सेना को सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ शशिकांत अग्रवाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है।
मेरठ में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हजारों घरों में अंधेरा छा गया। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के घरों में सबसे ज्यादा संकट गहरा गया। बिल जमा करने के बावजूद उनके कनेक्शन काट दिए गए। बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण हजारों लोगों के घरों में बत्ती गुल, जिसको लेकर मेरठ की सड़कों पर लोग हंगामा भी किया। तो रीजन ही नहीं पता क्यों काटी गई है। यहाँ हम जब से घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से, एसडीओ साहब जवाब दे रहे हैं, ना बिजली घर में कोई कर्मचारी हमें बता रहा है क्या करना है। अब हम यहाँ डीएम आवास आए हुए हैं, इनसे बात कर रहे हैं, बिजली कटी हुई है, ना कोई जवाब है, ना जोड़ने का कोई पता है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का बयान आया है। स्मार्ट मीटर में आई खामियों पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का क्या कहना है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में लगभग 10 लाख स्मार्ट मीटर लगे। हमने पहले ही कहा था कि ये घटिया क्वालिटी के मीटर है और इस पर माननीय ऊर्जा मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे कि ये बाहर जंप कर रहा था और आज भी जो जांच लंबित है, एक हाई लेवल इंक्वायरी बनी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब हम 1.5 साल से कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर घटिया क्वालिटी के, अगर इस पर सही समय रहते कार्रवाई कर दी गई तो आज ये स्थिति ना थी। अभी मैं ऊर्जा मंत्री के पास ही पूरे मुद्दे को जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो ये ईएसएल कंपनी जो भारत सरकार की, उसकी एमडी को बर्खास्त किया जाए। जो भी 10 लाख मीटर, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो 10 लाख मीटर आज लगे थे, जो डेड हो गए एकाएक, अगर पूरे प्रदेश में 3 करोड़ मीटर लगाने का जो आने वाले समय में प्लान है, अगर पूरा स्मार्ट मीटर लग गया होता और एक साथ। और इधर सीएम ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। स्मार्ट मीटर फेल होने के मामले पर ट्वीट किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ जांच के आदेश दिए हैं। एसटीएफ को मामले की जांच सौंपी गई है। आपूर्ति बाधित मामले की जांच अब एसटीएफ करेगी। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई